10 का एग्जाम सामने है और मेरे साथ जुड़े रहिए। क्रैश कोर्स मैथ का चैप्टर बाय चैप्टर डालते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन द्वारा, ये हर एक चैप्टर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में ये रहता है जरूर। पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम एल्गोरिथम द्वारा प्रयोग कर मासा ज्ञात करें। एल्गोरिथम द्वारा प्रयोग कर मासा ज्ञात करें। ये हर एक एग्जाम में रहता है, 2 नंबर का कुछ का पीछे। तो इसको कितना कितना है, पहला में दिया है 252 और 1540। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का चाहिए, एल्गोरिथम प्रयोग कर मासा को ज्ञात करें। तो 252 और 1540, तो सबसे छोटा कौन है ना, तो सबसे छोटा तो यूक्लिड विभाजन द्वारा प्रयोग करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन का कुछ होता है सूत्र, ए बराबर पी क्यू प्लस आर। एल्गोरिथम का सूत्र कुछ होता है, ए बराबर पी क्यू प्लस आर। तो ए किसको बोलते हैं, देखो भाग बोला ना, प्रयोग का मासा ज्ञात करें, तो भाग ऐसे होता है, भाग का ऐसे जो बोलते हैं, पहला का कुछ बोलते हैं भाज्य, भाजक आई भागफल, नीचे शेषफल। तो भाज्य बराबर ए किसको बोलते हैं, ए बीच वाला को, तो यहाँ भाजक बराबर ए इसको बोलते हैं, फिर पी किसको और क्यू इसको, और नीचे शेष को आर बोलते, ठीक। तो भाजक बराबर भाज्य गुने भागफल, और प्लस शेषफल। यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है ए बराबर पी क्यू प्लस आर। तो जहां भी भाज्य किसको बोलते हैं, ए को, तो भाज्य बराबर भाज्य जिसे भागा देते हैं, तो भाज्य गुने भागफल, यही दोनों गुना करते हैं। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 दूनी 4, तो गुना करके लाते हैं, तब ना गुना हुई, और नीचे कहते हैं शेष। तो भाजक बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ कुछ बोला कि 252 से 1540 का भागफल है एल्गोरिथम द्वारा। तो एल्गोरिथम का सूत्र ये है ना, है? तो पहले ऐसे करेंगे, ऐसे करके कितना से 252, तो 1540 तो 252 कितना से लगेगा, इसका ना अगर ये पूरा कट जाता है यहीं पड़ी हो जाएगा, इसका एल्गोरिथम भाग यहीं पड़ी। अगर तो कितना बार भी काटने का चांस है, 252 में कितना से लगाएंगे, 200 आसपास पहुंचे, या तो पूरा कट जाए, तो कितना बार भी लगाए। तो ऐसे भी जो 1540 है ना, तो ये 5 दूनी 10, यानी कि 5 से लगाएंगे तो 1000 के आसपास। तो 1000 तो बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र से प्रयोग कर बनाए यूक्लिड विभाजन। तो 205 से गुना कर दो, 200 गुने 5 से आसपास, 5 दूनी 10, 25 25 1, 26 के 6 हाथ में 2, और 5 दूनी 10, 11 1 12, 1260 पर यहाँ कितना, यानी 1300 के आसपास है ना। तो 13 14 1 15, 200 है ना ये, तो यानी कि 5 बार में कम गया, और 6 बार में लगाता, 252 6, तो 6 दूनी 12 हाथ में 1, 6 25 30 1 1 30 3, 6 दूनी 12, 13 14 1 15, 1512, तो क्या बार में 6 बार में 1512। तो घटाओ 40 में से 12 गया तो कितना हुआ 32, 32 ना 28, अब फिर यहाँ से एल्गोरिथम ना है, यानी कि ऐसे चलते रहता है। तो 252 ना उतरेगा नीचे, 252, तो 252 28 बार में कितना लगाएंगे आसपास पहुंचे, या पूरा कट जाए, तो कितना बार में पी क्यू आर बता, गुना करो। 28 ना क्या 280 ना, पर पार हो गया ना, तो 28 नवा से लगा, 28 नवा नॉट है, 72 के 2 हाथ में 7, 9 दूनी 18 और 7 25, यानी 252 क्या बार में, तो 9 बार में, यहाँ 9 बार में 28 नमा 252। देखो तो पूरा कट गया ना, ये समझ में आया, पूरा कट गया, तो इसका कौन बच गया, ये ना, ये 28। तो इसका एल्गोरिथम द्वारा, तो इसका आंसर कितना हो गया 28। तो इसका मासा कितना आ गया, इसका एचसीएफ कितना 28। समझ में एल्गोरिथम का पहले सूत्र याद कर ले, फिर भाग विधि से ऐसे, जहां अंत हुआ कट गया समझो को वहां एचसीएफ आ गया इसका, यानी जहां जब तक काटे ना जब तक करते रहो भाग। समझ में आया बोलिए। तो इसका कितना हुआ 28 ना एचसीएफ। फिर बोला अगला क्वेश्चन है यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन द्वारा यूक्लिड विभाजन द्वारा द्वारा यूक्लिड विभाजन द्वारा एल्गोरिथम का प्रयोग एल्गोरिथम एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित को मात्रा ज्ञात करें। निम्नलिखित को मात्रा ना मात्रा ज्ञात करें। बना 135 और 225 इसका अभी बताए ना वैसे ही। तो सबसे छोटा कौन है? यह। तो ऐसे करेंगे है ना। तो इसका सूत्र कौन होता है? एल्गोरिथम का कौन होता है? ए बराबर पी क्यू प्लस आर। तो एल्गोरिथम तो 135 छोटा है ना, तो 135 से देंगे भाग और कितना है ये 200। तो 135 दूनी ज्यादा हो जाएगा 270। तो एक बार में तो यहाँ कितना 135 नहीं। तो ये कितना हो गया 5 ये कितना हुआ 0 ना। अब 22 में से 13 गया तो 22 में से 13 गया तो 13 और 7 20 और 2 22 तो 7 2 9 90। फिर 135 है ना, तो 135 तो फिर 190 दूनी 180। तो 180 तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो ज्यादा हो जाएगा तो कम लगाएंगे। तो 90 कम 90 तो एक के बार में 90 लगेगा। ठीक। तो 135 में से 90 गया तो कितना 10 इधर और 35 उधर। तो कितना हो गया 45 और फिर 45 का यहाँ से नीचे ना, तो 90 को यहाँ से उतार देंगे और फिर 45 तो नहीं 90 कट गया ना पूरा पूरा। तो इसका एचसीएफ कितना हुआ? तो इसका एचसीएफ हो गया 45। अब समझ में आया? एल्गोरिथम का पूछे एग्जाम में तो बन जाएगा कि ना। हाँ एक कितना है 145 आंसर। ठीक। एल्गोरिथम का सूत्र क्या है? ए बराबर पी क्यू प्लस आर। 135 में 2 से भाग देंगे तो एक बार में ना, तो 90 में 1 से भाग देंगे तो फिर 45 और 45 से कट गया तो लास्ट है ना, लास्ट तो ये सीएफ हो गया। और एल्गोरिथम ना सूत्र से ना, तो सूत्र से 135 तो ए कितना है इसमें? एक है 225 एक का 200 102 का 25। पी किसको बोलते हैं? पी यहाँ ना और क्यू यहाँ और यहाँ। तो पी है पी क्यू आर। तो यहाँ पी कौन है 135 ना, 135 गुने क्यू कौन है एक प्लस आर में कितना 90। समझे? अब फिर कौन है फिर 90 से ना, तो यहाँ 135 फिर पी कौन है? पी शुरू में होता है पी क्यू आर ए पी क्यू आर। तो यहाँ कितना 90 है ना, तो 90 गुने 1 प्लस 45। ठीक। अब फिर पी क्यू कौन है 90 फिर हो गया क्यू को ना 45 गुने 2 और प्लस 0। हो गया लास्ट एचसीएफ इसके कितना 45। ऐसे समझ में आया? एल्गोरिथम का सूत्र एकदम 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। 2 नंबर पक्का इसे सब छट जाएगा। 2 नंबर इसे एकदम पक्का है। फिर है अगला क्वेश्चन। दिखाएं कि एक धनात्मक मतलब प्लस माइनस धनात्मक मतलब प्लस यानी पॉजिटिव यानी कि सम संख्या। समझा? तो दिखाएं कि धनात्मक ना धनात्मक
दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक विषम विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q प्लस 6q प्लस 6q प्लस 6q प्लस 1 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 6q प्लस 6q 6q प्लस 5 6q प्लस 5 के रूप में कहा 5 के रूप में रूप का है। तो Q एक पूर्णांक है। Q एक कुछ है। Q एक पूर्णांक है। Q एक पूर्णांक है। देखो कैसे ई वाली भी पूछता है एक 2 नंबर का। Q एक पूर्णांक है। Q एक पूर्णांक है। देखो कुछ बता देखो यहाँ पहले का समझ ना दूसरा वाला ई भी 2 नंबर का पूछता है। दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक दिखाएं कि विषम पूर्णांक यहाँ देखो विषम पूर्णांक जहाँ 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का है। जहाँ Q एक कुछ है पूर्णांक तो Q कौन है ई कुछ है पूर्णांक। इसको पूर्णांक ई पूर्णांक यानी इसको बोल रहा है ना कि ऐसा कौन सा मान रखें कि सब गुना यहाँ पर जोड़ है कि घटाओ के गुना है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा रखे Q का मान जो रखने के बाद भी वो विषम संख्या है। कौची अरे दिखाएंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक कितना है और 6q प्लस इतना 6q प्लस 5 का रूप का है जहाँ Q एक पूर्णांक है। तो ऐसा कौन सा विषम संख्या है जो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप में Q एक पूर्णांक। तो कौन कौन अंक है जो कितनों रखेंगे ना तो उसका मान 20 में आएगा। तो Q का मान कितना रखेंगे तो 20 हो जाएगा जोड़ के। तो पहला 0 रखा तो 0 में गुना करके 6 तो 0 तो एक के एक फिर 0 रखेंगे मान लो 0 रखेंगे तो 6 एक का एक है ना तो 20 हुआ ना तो 0 फिर 1 रखो फिर 1 यहाँ Q के मान तो Q के मान 1 रखना है। तो Q के मान 1 तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 अब 1 7 तो 7 एक विषम है ना विषम। फिर 2 रखो 6 दूनी 12 12 अब 1 13 इसमें भी रखो 6 दूनी 12 12 3 15 फिर 6 दूनी 12 12 5 17 तो यहाँ कितना हो गया 2 भी रखेंगे ठीक 0 6 1 7 0 रखे फिर 1 रखे ना 0 1 2 अब 3 रखो 36 18 1 19 तो ये भी विषम हुआ ना 3 भी है 4 अब 6 चौका 24 24 1 25 25 6 चौका 24 24 और 3 27 6 चौका 24 24 और 25 24 और 5 29 तो 29 तो कितना हुआ 4 भी है ना विषम 5 रखो 5 रखो 5 रखो तो 6 5 30 और 1 30 है ना ये 6 रखो 6 रखो तो 6 छक 36 36 और 1 37 इसमें 6 रखो 6 रखो 6 छक 36 और 3 39 6 ये कितना है 6 6 और 6 छक 36 और 5
36 और 5 41, समझा? तो कितना हुआ? मान लेते हैं इतना, यानी कि विषम पूर्णांक कौन कौन रख सकते हैं? 1 0 1 2 3 4 5 1 6, यानी कि इस, यानी कि इसका सिद्ध करना है कि कौन कौन सा मान रखेंगे कि उस विषम पूर्णांक का है, यानी क्यू के जगह पर। ठीक, समझ में ना? इसी एग्जाम में देते 6 में 1 से, 6 में 1 6 3 9, 6 में 1 से करेंगे तो 6 5 11, है ना विषम। ऐसे इन अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड, कितना? अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब तोड़ना, गुणनखंड का मतलब जैसे 9 है तो 9 के गुणनखंड 3 तरीके, तो गुणनखंड हुआ ना वही। तो अभाज्य गुणनखंड में होता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि से 9 12 27, 9 12 तथा 27 का मस्सा और लसा, मस्सा और लसा निकाले। ठीक, अच्छा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9 12 27 का मस्सा के मतलब कि जो सब में मिल जाए तो उसको बोलते हैं मस्सा, और लसा का मतलब होता है एलसीएम, यानी कि सब का एलसीएम। ठीक, तो 9 12 27 ना, तो 9 12 और 27 ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 9 12 27, 9 12 और 27, तो 9 का गुणनखंड कितना होता है? 3 तरीके 9, इसको 12 के 2 6 फिर 2 और 3, और 27 का 3 से लगाओ 9 फिर 3 और फिर 3 1। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इक्वेशन पक्का पूछता है 2 नंबर, यानी हर एक चैप्टर से 3 4 को लगातार पूछता है, ध्यान से पढ़ना तो सब चैप्टर में पकड़ा जाएगा। अभाज्य गुणनखंड द्वारा 9 12 27 का मस्सा और लसा निकाले। 9 12 27 इतना इतना, तो बताओ ये जोड़ा ना, तो पहला कितना आया 3 3, फिर दूसरा का कितना आया 2 2 2 गुने 2, एकदम सजा के लिखना तब पकड़ाएगा अच्छा से, और 3, फिर कितना 3 3 और 3, तो बताइए एक में से सब कौन पकड़ा रहा? 3 ना, ई मिला और ई मिला और ई मिला, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ 3, और जो नहीं मिला से एलसीएम, तो एलसीएम कितना हुआ? 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12 3 दूनी 6 6 दूनी 12, लिख लेते पहले ना, 3 2 2 3 और 3, गुना करो 6 दूनी 12 12 36 36 36 दिया 36 दूनी 72 और 36 दिया 36 18, हाथ में 1 3 3 9 1 10 108 108। समझ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य जैसे गुणनखंड बोलेगा ना वैसे 9 12 27 का ऐसे करके फिर मिलान चिन्ह करके और फिर उसमें मिला के एचसीएफ और एलसीएम एकदम सिंपल में एकदम सजा के लिखना पड़ता है, तब जाके नंबर एकदम 2 में 2 देता है। कितना आया? एलसीएम कितना 108 और एचसीएफ कितना 3, समझा? तो इसका अगला क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड द्वारा 12 15 तथा 21, 12 15 21 का मस्सा और लसा निकाले। तो कितना 12 15 21 ना, तो 12 15 और 21, तो यहाँ 2 से है ना, तब सबसे पहले सबका गुणनखंड करेंगे तब ना मिलान करेंगे, तब एचसीएफ निकलेगा और नहीं मिलेगा तो एलसीएम, तब 2 से 6 ना 6, फिर 2 से 3, फिर 3 है काम 3, फिर 15 का करो, 15 का कितना से 5 से 3 से 3 5 15,
सबसे शुरू यानी छोटा से जो लगे, ठीक है 21, तो 3 सते 7 है ना। अब मिलानची करो, मिलानची, तो 2 गुने 3, ये कितना का है 12 का ना, फिर कितना है 15 का, फिर कितना 15 का ना, 15 को है 15 का है, अरे रुक, तो 15 का एलसीएम कितना है 3 और 5 ना, 3 और 5। अभाज्य गुणनखंड द्वारा 12, 15, 21 का मस्सा और लस्सा, जैसे मस्सा और लस्सा पूछे ना तो उसको गुणनखंड करके उसका मिलान करके फिर गुना करना, तो मस्सा और लस्सा निकल जाएगा। तो 15 है फिर 21 का ना, तो 21 का कितना है 3 और 7, 7 है। फिर इसमें मिलान कौन कर रहा है, जो एचसीएफ लिख ले, 3 ना, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो एचसीएफ कितना हो गया 3। और फिर वाला जो नाम मिला से एलसीएम ना, तो एलसीएम कितना हो गया 2 4 5 20, 20 सते 140, 140 दिया 420, ऐसे गुणनखंड होता है। गुणनखंड दो भाग दो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15, 21 को मास्टर से निकाल, ऐसे 2 नंबर के ये भी रहता है, ठीक एकदम सेम सेम कुछ एकदम हल्का हल्का रहता है। वहां भी जोन टाइप आएगा एग्जाम में वही टाइप बता रहे, एग्जाम देके हम बैठल हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 0.0875 को P बटा Q के रूप में लिखें ठीक है, जहां P और Q अच्छी है, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, समझ आ रहा है। 0.0875 को P बटा Q के रूप में लिखे जहां P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो पाएगा इसका, तो सबसे पहले इसको उतार, नीचे उतार कर 875, 0 पॉइंट का मतलब पॉइंट हटता है तो बदले 1 आता है ना, और बाकी जितना आगे रहता है उसका बाकी जो आगे रहता है उसके बदले 0, तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो गया 1, और फिर क्या को आगे है 1 2 3 अब 1 4 ना, 3 अब 1 4, फिर बोल रहा है अब ऊपर कितना बचा, पॉइंट हटाएंगे तो इन दोनों का पॉइंट मानना ना होगा, अब तो छट जाएगा ना, तो 875 बटा कितना है कान दाएं सैकड़ा हजार 10, ठीक 10,000, 875 बटा 10,000, 875 ना बटा 10,000, कितना से काटेगा 5 से काटो, ठीक 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 1 2 1 3, फिर 5 एकम 5, 3 दे दिए इसको तो कितना हो गया 37 ना, तो 37 7 बचे 35, फिर 2 दे दिए इसको तो 25 यानी 175 बटा 2000, फिर 5 से काट सकती है, तो 5 से काटो तो यहाँ 5 पंचू का 20, फिर ये हो गया, फिर ये कितना 5 है ना, तो 15 3, फिर 2 दे 25 35 बटा 400, फिर 5 से काट सकते हैं 7 बचे और 8 बचे 8 40 यानी 8 80, तो 60 बटा 80, 7 बटा 80 से कुछ बोल रहा है 0.0875 को P बटा Q के रूप में लिखे, तो P बटा Q के रूप में ना है, अब कट रहा है यहाँ ना, तो P बटा Q, समझ में आया, ऐसे ही है बोर्ड एग्जाम में ऐसा मैथ पूछा जाता है, समझ आ रहा है ना। वास्तविक संख्या का चैप्टर है, फिर अगला फिर लाएंगे, फिर ऐसे बताएंगे, वो भी पारा पारी सब चैप्टर बताएंगे, एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो मैथ का, खाली मैथ पढ़ते रहिए।
मैथ, हिंदी और संस्कृत और साइंस सब कुछ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 1.8 को विभिन्न सरलता में लिखें। 1.8 को 1.8 को विभिन्न सरलता में लिखें। 1.8 को विभिन्न सरलता में लिखें। 1.8 को विभिन्न 9, तो 1.8 ऊपर क्या को देख रही देखो, तो इसका मतलब 8/9। मान लेते हैं 1.8 वाट है, दोनों पर रेकड़ी है, तो क्या हो जाएगा 88/99। 88 जय ऊपर रेकड़ी ओकरा बता 9, ठीक। 1.8 का जो कची है रेकड़ी है ना, तो 8/9, तो 1.8 देखिए रेकड़ी है तो 8/9 ओजीटी में भी देता है, याद रखना। इन अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 960 और 432 का मस्सा निकालें। मस्सा निकालने, यूक्लिड विभाजन का जो होता है मस्सा इसमें निकालना है। इसका अभाज्य गुणनखंड विभाजन का प्रयोग, अभाज्य गुणनखंड विभाजन का प्रयोग कर एल्गोरिथम द्वारा एल्गोरिथम ठीक, एल्गोरिथम है ना, एल्गोरिथम द्वारा 960 और 432 का मस्सा और मस्सा ना, मस्सा निकाले, ठीक। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 940 और 432 का मस्सा निकाले। तो सबसे छोटा कौन है 432 ना, इसको एल्गोरिथम का ऐसा होता है 432 एन और 960 एन, ठीक। तो 432 को कितना गुना करेंगे तो इतना है, तो 4 दूनी 8, 32 दूनी 64, 864 ना, तो कमे ना है तो 2 बार में लगेगा ना, तो 432 घटाएंगे 10 में से 2 गए तो 8, फिर 6 में 5 में से 3 गए तो 2, 9 में से 4 गए तो 5, फिर घटाएंगे 432 ना, 432 रुक जा देखो 900 और 432 का मस्सा निकाले। अभाज्य गुणनखंड विभाजन द्वारा प्रयोग करके एल्गोरिथम द्वारा 960 और 432 का मस्सा निकाले। पहले कुछ बोलता था खाली एल्गोरिथम ना, अब मस्सा भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक्स करना एल्गोरिथम का है ना, एल्गोरिथम का कितना 432 और 960। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्रयोग 960 और 432 का मस्सा निकाले। हाँ ठीक, पंख बोरा के कथी अभाज्य गुणनखंड विभाजन का प्रयोग कर एल्गोरिथम द्वारा 960 और 432 का मस्सा निकाले। तो पहले एल्गोरिथम बोलता था, अब कुछ मस्सा ना निकालना है, तो सब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो अभाज्य गुणनखंड तो किसके द्वारा एल्गोरिथम द्वारा, तो एल्गोरिथम का सूत्र कुछ था a बराबर p q प्लस r, तो एल्गोरिथम का ऐसे ना भाग विधि द्वारा, तो 900 तो 432 है, तो 432 960 में देना है, तो कितना से करेंगे 4 दूनी 8 ना, 2 बार में, तो कितना 864 घटा कितना 96, फिर कितना 432 तो 96 कितना से भाग करेंगे कि एस का आसपास या पूरा कट जाए, 96 चौका 24 का 4 हाथ में 2 और 9 चौका 36, 37 37 38 और 384 यानी 304 से ना 384 घट के कितना 48, फिर 96 48 तो नहीं 96 खत्म हो गया। तो इसका एल्गोरिथम द्वारा मस्सा, तो मस्सा कितना है 96 कितना 48, तो इसका एसएफ कितना हो जाएगा 48,
ऐसे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताइए कि निम्नलिखित प्रमुख परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसन्न में शांत है कि अशांत है, यानी कि अभी शांत और अशांत में। तो काची बोल रहा है, बोल रहा है बिना बिना लंबी विभाजन बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया ना, बिना लंबी प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत, ये भी 2 नंबर में पूछता है ज्यादा, खास करके यही शांत है या अशांत, शांत है अशांत, आवर्ती है तो कितना कितना दिया है, इसको पहचानना है कि शांत है कि अशांत। पहला है 13 बटा कितना 13/3125, ठीक। और दूसर का है 17/8, तीसर का है 64 तीसर का है 64 कितना 455। शांत और अशांत बताना, ठीक। तो 3125 है ना ये, यानी कि इसको बताना है कि शांत है कि अशांत। नीचे वाला गुणनखंड का विभाजन है ना, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताइए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। अगर 2 और 5 अगर रहे तो कुछ हो जाता है, तो शांत हो जाता है। अगर 2 खाली रहे तो ये भी शांत, यह भी शांत। अगर 5 खाली रहे तो यह भी शांत, अगर 2 और 3 रहे तो कुछ क्या अशांत। अगर 5 और 3 रहे तो अशांत, ठीक। मतलब 2 और 5 रहना जरूरी है। अगर 2 5 रहे कोई भी अथी में तो शांत है, अगर 2 5 के अलावा कोई भी ना रहे तो समझे कि अशांत है, अशांत। समझा? तो यहाँ कुछ बोल रहा है कि 13/125 का गुणनखंड के बताइए कि शांत है कि अशांत है। चेक करने के लिए सबसे तरीका गुणनखंड, तो 3125 25 है ना, तो 5 रहने लगेगा, तो 5 तो कितना बार 6 25 30 5 दूनी 10 25 25 फिर 5 से 1 2 फिर 5 फिर है 5 5 दूनी 10 10 2 एने दे दे 25 25 फिर 5 से 25 25 फिर 5 से 1। तो बता ये 5 के अलावा कोई आ रहा है नहीं ना, तो इसको कितना हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5 5 गुने 5 3 2 5 3 2 5 है ना। तो बता 2 और 5 2 तो 5 भी रहे तो कुछ शांत है ना, है तो कुछ हो गया ये शांत करते शांत है। समझ में आ रहा ना। अब एक एक 8 का ना 8 का है 2 से 4 2 से 2 और 2 से 1, तो एक 2 के अलावा कोई आया ना, तो कुछ है शांत है। 455 के 455 कितना 2 से ना 5 से सॉरी 5 से तो कितना 9 5 45 1 फिर 13 13 या 7 यहाँ से 13 91 13 91। तो यहाँ कच्ची हो गया 5 गुने 13 गुने 7 दिखाती है 5 के अलावा कोई ढूका ना, या 2 के अलावा कोई ढूका तो 5 दूर तो 7 पर यहाँ दूसरा है ना, तो कुछ हो गया अशांत।
समझी। फिर अगला है अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मान लिया कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या, ठीक। तो इसका सिद्ध करना, तो सिद्ध करना है, तो इसको कैसे सिद्ध करते हैं, तो पहले मानना पड़ता है कि हम लोग इसको मानते हैं कि पहले ये परिमेय संख्या, तो माना कि 3 + √5 एक चीज है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। तो 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, पर कैसे, जब √5 जब p/q के रूप में रहेगा था ना, तो p/q के रूप में करने के लिए कैसे करेंगे, तो 3 किधर जाएगा, इधर, तो √5 बराबर p/q -3 -3 अब हुआ ना p/q के रूप में, तो ये परिमेय संख्या है, पर ये √5 को है अपरिमेय में आता है, तो ये √5 एक √5 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक ना, √5 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक। पर परिमेय संख्या √5 भी एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता, अतः हमारी मान्यता गलत है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, लिख लीजिए और याद कर लीजिए। बोला मान लीजिए कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, तो p/q के रूप में रहेगा ना, परिमेय संख्या रहेगा, तो इसलिए √5 बराबर p/q -3, मतलब 3 इधर आ गया, तो ये हो गया परिमेय संख्या के, ये क्या गया, परिमेय संख्या के रूप में हो गया। क्या एक अपरिमेय है, तो √5 भी एक अपरिमेय संख्या, पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों बराबर नहीं हो सकता, तो √5 क्या है, एक गलत है, इसलिए √5 को गया एक अपरिमेय संख्या। तो ऐसे ही चैप्टर 5 2 नंबर आप लोग डालते रहेंगे वीडियो, जब लोग सहायता करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते रहिए मेरे से।